हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्सवे ग्लोबल में स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन स्कीम एक जीएसटी में आप दी गई है, जिसमें कि आप नॉर्मली जो नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह जीएसटी ना पे करके कि पर इनवॉइस पे जीएसटी पे करें, ऐसा प्रोसेस ना पे करके अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं कंपोजिशन स्कीम को चूज करने के लिए, वो कौन कौन एप्लीकेबल रहेगा, कौन कौन चूज कर सकता है, तो ये आज हम पूरा डिटेल में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन सबसे पहले तो सभी सेक्शंस पर ओवररूल करता है, लेकिन बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 9, जो कि हमारा आरसीएम का बताता है कि रिवर्स चार्ज में हमें कब कब टैक्स पे करना है। तो अगर आरसीएम एप्लीकेबल है तो वहां तो पे करना ही होगा, अदरवाइज जो है इस स्कीम में चूज कर सकता है। कौन चूज कर सकता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में डिड नॉट एक्सीड, यहाँ पे 50 लाख लिखा है, बट ये लिमिट जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट प्रोविजो, तो इसको ये लिखा गया है कि यहाँ पर ये लिमिट 1.5 करोड़ तक की जा सकती है। तो आज के प्रेजेंट सिनारियो में ये 1.5 करोड़ की ही लिमिट है। कुछ स्टेट्स में ये लिमिट जो है कम है, जो कि स्टेट्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इन स्टेट्स में ये लिमिट कम है। अदरवाइज 1.5 करोड़ तक या उससे कम की अगर टर्न ओवर है तो हम इन लिeu ऑफ टैक्स पेबल, जो नॉर्मली हम टैक्स पे करते हैं जीएसटी में अंडर सेक्शन 9, वैसे ना पे करके इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें कैसे टैक्स पे करना होगा? एक प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज है जिससे हमें टैक्स देना होगा। यहाँ पर लिमिट जो है बता दी गई है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बट क्या रेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं वो अलग से होंगी। पहले हम लिमिट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, कि रेट कितनी मैक्सिमम हो सकती है। मैन्युफैक्चरर के केस में जो है वो 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर है। ये सीजीएसटी की रेट है, तो मतलब टोटल जो हो गया वो जीएसटी 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी, तो वो टोटल मिला करके मतलब 2% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी तरह 2.5% यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है क्लोज बी ऑफ शेड्यूल पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2, जो कि अगर मैं आपको बता दूं तो मतलब रेस्टोरेंट सर्विसेज की बात करता है। तो इसमें जो रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो मैक्सिमम 2.5% का सीजीएसटी, मतलब टोटल रेट जो है वो जीएसटी की 5% हो सकती है। इसी तरह 0.5% बताया गया है इन अदर केसेस। बट अभी प्रेजेंट में क्या क्या रेट प्रेस्क्राइब्ड है वो अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर के केस में अभी जो है वो 0.5% है, 0.5% सीजीएसटी। एंड उसके अलावा जो है अभी जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उसमें 2.5% ही है, मतलब टोटल 5% का ही जीएसटी पे करना होता है। और जो अदर सप्लाईज हैं उनके केस में जो है वो 0.5% है, यानी टोटल 1% जीएसटी। तो ये हमारी रेट अभी तक प्रेस्क्राइब हो गई। तो अभी हम क्या क्या समझ गए कि 1.5 करोड़ या इससे कम की टर्नओवर है, वो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। रेट क्या प्रेस्क्राइब्ड है? मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% और मतलब टोटल 1%, एंड उस रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए 2.5% मतलब टोटल 5%, एंड अदर सप्लाईज में, अब अदर सप्लाईज में क्या क्या आता है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अदर सप्लाईज में जो है 0.5% है, मतलब टोटल 1% जीएसटी देना होता है। अब ये प्रोविजो फर्स्ट वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया गया कि ये लिमिट जो है 1.5 करोड़ तक की, यहाँ पर इसको गवर्नमेंट को पावर है कि वो 1.5 करोड़ तक की लिमिट को बढ़ा सकती है, और जो कि आज की डेट में 1.5 करोड़ ही है। और उसके बाद हमारा सेकंड प्रोविजो जो क्या क्या कहता है कि जो रेस्टोरेंट सर्विसेज है उनको छोड़कर जो सप्लाई कर रहे हैं और जो सेक्शन क्लोज ए बी सी में फॉल हो रहे हैं, तो उसमें जो वो जो सर्विसेज की वैल्यू है वो टोटल जो टर्नओवर है उसका 10% या फिर 5 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब अगर हम कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो सर्विस वाला पोर्शन जो है टोटल टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख, इससे कम ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे इस सेक्शन में मतलब फॉल कर सकता है। उसके बाद क्या है? एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो, द वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ
एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस, मतलब अगर हमने कोई डिपॉजिट या लोन या एडवांस दिया है और उसके बदले में हम एज कंसिडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो जो है हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। और सेकंड सेक्शन सबसेक्शन भी इसी के रिलेटेड में बात करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो है शेल बी एलिजिबल अंडर सबसेक्शन 1, एक में एलिजिबल होंगे, लेकिन कब इफ सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, मतलब जो बताया गया था कि सप्लाई की सर्विसेज जो है 5 लाख या 10% ऑफ टोटल टर्नओवर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ही इज नॉट एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में एंगेज नहीं होना चाहिए, बट वो तो एप्लीकेबल रहेगा कि 10% पोर्शन तो रह सकता है। He is not engaged in making any supply of goods or service which are not levied, मतलब जीएसटी ही नहीं लगता है ऐसी गुड या सर्विसेज, तो वो उन पर भी कंपोजिशन स्कीम में वो नहीं चूज कर सकता है। He is not engaged in any interstate outward supply, आउटवर्ड सप्लाई से यहाँ पे क्या मतलब है कि हमारी जो हम सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो इंटरस्टेट नहीं होनी चाहिए। बट क्या हम इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं? हाँ, तो हम इंटरस्टेट कोई भी परचेज कर सकते हैं, बट हमारी सप्लाई जो है वो इंटरस्टेट नहीं होनी चाहिए। ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, और मतलब थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनके थ्रू कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंडर रिक्वायर, मतलब सेक्शन 52 में टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ जो मैन्युफैक्चरर को नोटिफाई कर रखा है कि वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आइसक्रीम, तंबाकू और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं। और ही इज नाइदर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। तो अगर इनमें से वो कोई नहीं है तो वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। बट ये है कि अगर देखो, एक पैन पर कई सारे जीएसटी नंबर तो ले जा ही सकते हैं, बट आप क्या एक जीएसटी नंबर के लिए आप कंपोजिशन स्कीम चूज करना चाहते हो और दूसरे के लिए आप चाहते हो कि हम नॉर्मल टैक्स की तरह पे करते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास मतलब डिफरेंट जीएसटी नंबर है तो आइदर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना होगा या फिर सभी के लिए नॉर्मल टैक्स रेट, मतलब नॉर्मली जो जीएसटी पे करते हैं इनवॉइस वाइज, वैसे ही पे करना होगा। अब सबसेक्शन 2A की बात आती है। 2A में क्या बताया गया? देखिए, ऊपर जो है सर्विस वाले पोर्शन को बिल्कुल मना कर दिया गया था कि सर्विसेज पर वो एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पर जो है क्या बोला गया है कि अगर आप सबसेक्शन ऊपर नहीं फॉल कर रहे हैं और लेकिन वो आरसीएम वाला तो एप्लीकेबल रहेगा ही, आरसीएम में तो पे करना ही है, तो आपकी टर्नओवर जो है 50 लाख रुपीस से ज्यादा नहीं है, मतलब 50 लाख है या उससे कम है एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं इस स्कीम को। इसमें क्या आपको डिफरेंस मिलेगा वो आगे बताएंगे। कैसे होगा कि नॉर्मल टैक्स रेट ना पे करके हम एक प्रेस्क्राइब टैक्स रेट से जो टैक्स पे करेंगे, बट वो रेट जो है 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब टोटल जो जीएसटी है वो 6% से ज्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कवर करते हैं ना बेसिकली तो सर्विसेज वाले पोर्शन को करते हैं, मतलब जो सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर फॉल नहीं करते हैं, तो ठीक है सबसेक्शन 1 और 2 में फॉल नहीं कर रहे हैं सर्विसेज है। बट यहाँ पर क्या हो गया है कि आपकी जीएसटी की रेट जो है वो 3% हो गई है। बाकी अगर अदरवाइज देखेंगे तो सेम कंडीशंस है कि वो जो है एग्जाम, मतलब जो कि जीएसटी में लेविएबल ही नहीं है, ऐसी गुड सप्लाई ना करता हो, इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई मतलब वो ट्रांजैक्शन नहीं करता होना चाहिए, या फिर वही मैन्युफैक्चरर जो है वो जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है लाइक आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू एक्सेट्रा, उनका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। और इसमें भी अगर सेम पैन नंबर पर डिफरेंट जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो सभी के लिए या तो कंपोजिशन स्कीम यूज कर सकते हो या फिर सभी के लिए आप नॉर्मल टैक्स रेट
से ही जीएसटी पे करना होगा। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि ऑप्शन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर बाय सबसेक्शन है भी शैल हाँ, जिस दिन से हमारी टर्नओवर जैसे जो भी लिमिट है कि 1.5 करोड़ की है या 50 लाख की है, जिस दिन भी वो जिस डेट से वो मतलब हमारी टर्नओवर एक्सीड कर रही है, उसी डेट से मतलब ये सेक्शन जो है कंपोजिशन स्कीम इनवैलिड हो जाएगी और आपको नॉर्मल टैक्स रेट से ही जीएसटी पे करना होगा। इसके बाद आ जाता है टैक्सेबल पर्सन कि वो ना तो अपने रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ना ही जो उसने परचेज की है उस पर आईटीसी क्लेम कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कंपोजिशन स्कीम में अगर आप जा रहे हैं तो ना तो आप टैक्स इनवॉइस इशू करके मतलब उस पर जीएसटी अपने रिसिपिएंट से मतलब जो भी आपका परचेजर या है तो उससे आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको टैक्स जो पे करना है वो आपकी टोटल टर्नओवर के अकॉर्डिंग पे करना है और ना ही जो आपने परचेजेस की हैं उन पर जो मतलब टैक्स पे किया है जीएसटी उसका आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है सबसेक्शन 5 में प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है एंड आप कंपोजिशन स्कीम यूज कर रहे हैं तो जो पेनल्टी टैक्स के साथ साथ पेनल्टी प्रोविजंस भी लग जाएंगे जो कि सेक्शन 73 एंड 74 में बताए गए हैं। तो मतलब कंपोजिशन स्कीम अगर आप यूज कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप तो एलिजिबल ही नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए तो आपको टैक्स तो देना ही है, इसके साथ साथ पेनल्टी प्रोविजन भी लग जाएंगे जो सेक्शन 73 और 74 के अकॉर्डिंग होंगे। और एक्सप्लेनेशन हमारी क्या दी गई है? देखिए, एग्रीगेट टर्नओवर जो हमारी 1.5 करोड़ या फिर 50 लाख की लिमिट है वो कैसे डिसाइड करेंगे इसमें बताया गया है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग aggregate turnover shall include the value of supply made by such person from 1st April of financial year up to the date he becomes liable for registration under this act। इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए वो जब एप्लीकेबल हो जा रहा है, लाइबल हो जा रहा है तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर जब वो लाइबल हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो टर्नओवर देखी जाएगी। ठीक है, बट शैल नॉट इंक्लूड जो कि ऊपर भी बताया गया था कि एग्जाम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन और एडवांसेस इन जिसपे हम इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट से हमारी इनकम आ रही है तो वो इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें, शैल नॉट इंक्लूड। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग टैक्स पेबल, और अगर हमें टैक्स क्या पे करना है एक पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम में उसके लिए टर्नओवर कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे? First day of April of a financial year up to the date when such person become liable for मतलब ये वाली जो टर्नओवर है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब shall not include 1 अप्रैल से लेकर के जब वो रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है? जैसे 40 लाख है तो 40 लाख तक जब उसकी टर्नओवर हो जाती है उस पर टैक्स नहीं पे करना है, बट 40 लाख से ऊपर जितनी टर्नओवर होती है अप टू 1.5 करोड़ तो उस पर जो है वो कंपोजिशन स्कीम पे कर मतलब टैक्स जो है वो अमाउंट उस पर कैलकुलेट किया जाएगा जीएसटी का। इसमें भी बताया गया कि एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस जो डिपॉजिट लोन और एडवांसेस पर हमने एज एन इंटरेस्ट हम इनकम कमा रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो जो है वो इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये हमारा सब सेक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, सेक्शन समझ में आया है तो हमारे चैनल टैक्स विद ग्लोबल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह के वीडियोस और भी देख सकेंगे। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।